हेलो नमस्कार दोस्तों, माय फ्यूचर 10G में आप सभी का स्वागत है। यूपी डीएलएड 2023 इसमें हम आपको टोटल 30 क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको सीडीपी एकदम अच्छे से आप लोगों को सिखा देंगे। इतना प्रॉमिस करते हैं कि यूपी टेट 2023 में इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस के साथ साथ इसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया है वो आप लोग देखने के बाद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या ये क्लास कितना इम्पॉर्टेंट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रत्यय दिया? ऑप्शन ए गोलमैन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी जॉन मेयर, ऑप्शन डी गार्डन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रत्यय जो दिया था वो गार्डन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए, गार्डन के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धियां होती हैं? टोटल 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अब देखिए कौन कौन सा होता है। पहला होता है वैयक्तिक पर बुद्धि, दूसरा होता है वैयक्तिक स्वबुद्धि, ऑप्शन होता है तीसरा संगीत बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा होता है स्थानीय बुद्धि, छठवां होता है तार्किक बुद्धि, सातवां होता है भाषाई बुद्धि, आठवां होता है प्राकृतिक बुद्धि। तो गार्डन ने कुल 8 बुद्धि दिए हैं, जिसमें ये आठों इस प्रकार हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए रीडिंग स्पेलिंग मतलब पढ़ने वर्तनी में, ऑप्शन बी व्यक्त करने में एक्सप्रेसिंग में, ऑप्शन सी खड़े होने में स्टैंडिंग में, ऑप्शन डी स्पीकिंग बोलने में। आप लोग केवल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, उसे रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद इसे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। टाइम अपना बचा करके आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग रिवीजन करके एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने और वर्तनी संबंधी एक अक्षमता है, डिसेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया में होता क्या है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आने लगती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। तीसरा नंबर है पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होने लगता है। जैसे जब कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा होता है तो एक वर्ड छोड़ करके दूसरा वर्ड पढ़ लेता है। ये सब क्या है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, उसमें जैसे कोई वर्ड लिखा हो तो सेम हो लिखा तो उसको नहीं समझ पाएगा बच्चा कि एक क्या चीज़ लिखा है, एक क्या चीज़ लिखा है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर करके पढ़ना, वो पढ़ेगा जैसे सा को आज पढ़ देगा। इस सब चीज़ों में इन लोगों को प्रॉब्लम आने लगता है बच्चों को। तो ये सब डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक की निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4 है शिक्षक की सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक की ये भी भूमिका है कि बच्चे को कैसे बैठाया जाए। तो ये पॉजिटिव आंसर है, ये तो सही है, हमको नेगेटिव खोजना है। अब ऑप्शन बी दिया है शिक्षक की निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखिए नेगेटिव कुछ लग रहा है, लेकिन आगे नेक्स्ट ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये बात सही है। जब शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, पॉजिटिव आंसर है, जबकि हमको नेगेटिव खोजना है। तो शिक्षक की सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी दूसरा करेक्ट आंसर है, जो कि नेगेटिव है, हमको नेगेटिव ही खोजना था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप कंटेंट देखिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये बात सही है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी बात सही है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। जब कोई बच्चे नहीं सीख पा रहा हो तो उसे अतिरिक्त समय दे करके उन लोगों को सभी बालकों के तरह एक साथ लेकर के चलना चाहिए। तो शिक्षकों को बच्चों के वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। बच्चों में जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके ही टीचिंग किया जाना चाहिए। ये सब पॉजिटिव सेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन ए दिया है, हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी डिस्करेज। तो बच्चों को देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हतोत्साहित होता है ये निगेटिव वर्ड है, हमको निगेटिव लेना नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है प्रेरित करना चाहिए, सही बात है, प्रेरित तो करना ही चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है रोक देना चाहिए, बच्चे को कभी रोकेंगे नहीं किसी काम के लिए, तो मतलब अच्छे कामों में बच्चों को रोका नहीं जाएगा। तो देखिए अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो कि प्रेरित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ऑप्शन ए शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास से, ऑप्शन डी नैतिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित होती है, इसको देखिए। तो ये जो होता है बच्चों की जो वृद्धि होती है संबंधित किससे होती है, शारीरिक विकास से। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव विकास का प्रारंभ होता है ऑप्शन ए गर्भावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग इंग्लिश को जानना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जैसे गर्भावस्था को दिया है प्री नेटल स्टेज, बी दिया है पूर्व बाल्यावस्था को प्री चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था को दिया है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्टेज ऑफ इन्फेंसी। हम समय बचाने के लिए केवल हिंदी को लेकर के चल रहे हैं, जो लोग इंग्लिश को भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं ऑप्शन के लिए। चलिए केवल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। तो मानव विकास का प्रारंभ जो होता है कब से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था से ही मानव का विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्री नेटल स्टेज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी B.F. स्किनर, ऑप्शन सी R.M. गेने, ऑप्शन नंबर डी I.P. पावलाव। तो देखिए जो थॉर्नडाइक थे ये किस पे प्रयोग किए थे, थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किए थे, वो बिल्ली पे प्रयोग किए थे। स्किनर किस पे प्रयोग किए थे, और रैट पे प्रयोग किए थे। और पावलाव किस पे प्रयोग किए थे, वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ये सब भी जानना जरूरी है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था, पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। और ये बुक पूछ लेता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी R.M. गेने का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए कुछ हम आप लोगों को बुक दे दिए हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये तो बता ही चुके, R.M. गेने की पुस्तक है। एनिमल इंटेलिजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है, E.L. थॉर्नडाइक का है। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेट्रिक ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, E.L. थॉर्नडाइक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप लोगों के सामने रख दिए हैं, जिसमें 100% चांस रहता है कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। देखिए द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर B.F. स्किनर की पुस्तक है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस ये I.P. पावलाव की बुक है। लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस ये I.P. पावलाव का है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग को तैयार हो जाएगा। इसमें कोई और याद करने का तरीका नहीं है, केवल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन ए जर्सिल्ड का, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल का, ऑप्शन सी सिप्सन का, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो देखिए किशोरावस्था जो होता है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये स्टेनले हॉल का कथन है, स्टेनले हॉल ने इसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कुछ और स्टेटमेंट जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला है स्टेनले हॉल, तो अभी बता ही चुके हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला तथा विरोध की अवस्था है, ये हो गया। इसमें देखिए दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जर्सिल्ड के अनुसार क्या कहा गया है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है ब्लेजर, जोन्स एवं सिप्सन के अनुसार क्या है? देखिए किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है क्रो एंड क्रो के अनुसार, किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रो एंड क्रो वाला, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। इसे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, टाइम का बचत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हम कराएंगे 30 क्लास में टोटल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इतना पढ़ने के बाद ही किसी चैनल से प्रैक्टिस करिएगा। जो हम 30 क्लास देंगे आपको, ये आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्लास को कितना इंपॉर्टेंट बनाया गया है। इस क्लास को बनाने के लिए हम इतना टाइम इसको दिए हैं कि आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे इसे देख करके। चलिए देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 36 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान होता है उसे टोटल उसमें समय जो लगता है वो 36 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पाठ्य योजना निर्माण में 6 मिनट लगता है। शिक्षण ये भी पूछ लेता है कि पाठ्य योजना निर्माण में कितना मिनट लगता है, तो 6 मिनट। शिक्षण विधि में कितना समय लगता है, 6 मिनट। प्रतिपुष्ट या पोषण में कितना मिनट लगता है, 6 मिनट। पुनः पाठ्य योजना बनाने में कितना समय लगता है, 6 मिनट। पुनः शिक्षण में कितना समय लगता है, 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्ट में कितना मिनट लगता है, 6 मिनट। कुल समय मिलाकर के 36 मिनट लगते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए गेट्स में अन्य का, ऑप्शन नंबर बी हॉलिंगवर्थ का, ऑप्शन नंबर सी रास का, ऑप्शन नंबर डी स्किनर का। मेरे दोस्त इसे सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसे एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी रास का करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट हम जो भी पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसे आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट जब आए तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चे को दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है बच्चे को दंड देना चाहिए। बच्चे को कभी दंड देने का हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, बच्चे को इग्नोर भी नहीं करेंगे, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जब कोई गलती करे तो उसे क्या करना चाहिए, उसे परामर्श देना चाहिए कि बच्चों को इस तरह करना चाहिए। तत्काल घर वापस भेजना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन नंबर बी
छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के वृत्ति विकास से, ऑप्शन नंबर डी छात्रों के मानसिक विकास से। हम आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम फिर उसके बाद आंसर देंगे। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी बीएस ब्लूम, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बीएस ब्लूम जो थे वो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किए थे। बाकी नेक्स्ट जितने भी हैं कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब क्या किए हैं, वो सब अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बनमानुष में किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो रैट पे किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कैट पे किया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर डायरेक्ट फैक्ट इसी को पूछ लेता है यूपी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन सी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है? जो अवरोध जो होता है, स्टेगनेशन जो होता है, इस वर्ड किस काम के लिए जाना जाता है? आप लोग जानते रहिएगा इसे। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, उसे क्या कहा जाता है? स्टेगनेशन, अवरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन नंबर सी समापन कौशल, ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन कौशल। आप लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए केवल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। हम आपसे दावा करते हैं कि 30 क्लास में आप लोगों को इतना कंटेंट दे देंगे कि आप लोग उसे देख करके कहेंगे कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इस कंटेंट में दम है। चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना कौशल से पता चल जाता है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस अभी आपको दिए बताए थे, एनिमल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? और पुनर्बलन की अनुसूची किससे संबंधित है? सरगभिता का नियम किससे संबंधित है? अनुकूलन किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद से है कि पियाजे से है कि अनुकूलन से है कि स्किनर से है? आप लोग बताइएगा इस सबको। देखिए ये अनुकूलन वाले, इस अनुकूलन के जगह पे यहाँ पे गेस्टाल्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसका देख लीजिए आप लोग, यहाँ मैच करके हमें आंसर दे दिए हैं। एनिमल इंटेलिजेंस जो है थॉर्नडाइक से संबंधित है, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर से संबंधित है, सरगभिता का नियम गेस्टाल्ट से संबंधित है, अनुकूलन ये जो है पियाजे से संबंधित है। तो एक करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीट किया है, फिर ऐसा अनुमान है कि 2023 में भी रिपीट करेगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए फिर हम बता रहे हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, निरंतरता का सिद्धांत।
देखिए कुछ यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ थियरी दी गई है, उसे आप लोग को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि ऐसा आपको कंटेंट दें ताकि फिर कभी पढ़ने का आवश्यकता न पड़े, टोटल इसी से ही आप लोगों के पेपर में आ जाए। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत तो हो ही चुका कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या बताता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ऑप्शन नंबर देखिए नेक्स्ट जो है, एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है? विकास में पूर्ण से अंशों की ओर, एक अंश अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गति की सरलता को संभव बनाता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या बताता है? बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरना दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के योग से होता है। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान में शिक्षा को रखा गया है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था? ऑप्शन नंबर ए 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था, मतलब 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। ऑप्शन बी 25वें संशोधन के अंतर्गत आया था। सी 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। ऑप्शन नंबर डी 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। और शिक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? 21A में रखा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहा गया है? राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी सिप्सन, ऑप्शन नंबर डी विलियम्स जेम्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, हम बार बार कह रहे हैं ताकि आप लोग इसमें टाइम बर्बाद न होने पाए कि हम इसको कंटेंट को तो पढ़ लिए फिर क्या करें, कैसे रिवीजन करें, नोट्स भी नहीं बनाएं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसिव शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी चाइल्डहुड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। इसके साथ साथ आप लोग शैशवावस्था का एज कितना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ लेता है। तो 0 से 2 वर्ष होता है। बाल्यावस्था कितने के अंतर्गत आता है? तो 2 से 12 वर्ष के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ावस्था किस में आता है? 18 प्लस में आता है। किशोरावस्था किस में आता है? तो 12 से 18 वर्ष के अंतर्गत आता है। तो ये सब लोग आप जानते रहिएगा। तो इसका 20 का क्वेश्चन नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको भी। ऑप्शन नंबर ए वुड का, ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड का, ऑप्शन नंबर सी स्किनर का, ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वुड, ऑप्शन नंबर बी का, हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी जो है गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है।
क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी परिकल्पना का परीक्षण, ऑप्शन डी परिकल्पना का निर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, समस्या की पहचान। जो समस्या की पहचान होती है तभी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। देखिए समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं जो निम्नवत हैं। ऑप्शन ए दिया है समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होगा जब पढ़ने लिखने एवं गतिशील कुशलताओं पर ही बल होगा। ऑप्शन नंबर बी बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोचालक पक्षों का विकास होगा। एक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कौन सा जो कॉमन होता है, जो सेम होता है, वो इसमें से है। ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग, तैयारी। इसमें कौन सा सेम होता है उसे आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुतिकरण जो होता है स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में सेम होते हैं। अभी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। देखिए स्मृति स्तर के सोपान जो होते हैं और बोध स्तर के सोपान आप लोगों को दिए हुए हैं चार्ट में। देखिए स्मृति स्तर के अंतर्गत कौन कौन से टर्म आते हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। ये क्या आता है? स्मृति स्तर के सोपान में आता है। और बोध स्तर के सोपान में क्या आता है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक, व्यवस्थापना, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। देखिए इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रस्तुतिकरण और यहाँ भी दिया है प्रस्तुतिकरण। ये दोनों क्या है? दोनों में सेम है। यही को पूछा है दोनों में क्या उभयनिष्ठ रहता है। तो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों में सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बताए हैं कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर सी सूझ के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संकेतात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोग देख लीजिए ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संकेतात्मक अवस्था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में
5 पदों का वर्णन किया है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर बी खोज, ऑप्शन नंबर सी संगठन जिसे व्यवस्था भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आत्मीकरण, ऑप्शन नंबर ई वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो इसका सही क्रम जो होता है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है एक करेक्ट ऑप्शन है। इसे पहले पे कौन आएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पहले पे कौन सा आएगा? पहले पे खोज आएगा, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर आएगा आप लोगों का आत्मीकरण आएगा, फिर आएगा आप लोगों का संगठन या व्यवस्था आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वाचन, उसके बाद अभिव्यक्तिकरण आएगा। ठीक है ना? इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है जिसके सोपान निम्न है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, खोज, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक। ऑप्शन नेक्स्ट दिया है संगठन, व्यवस्था। यहाँ पे दिया है 5वां वाचन अभिव्यक्तिकरण। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी बोध, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष से कौन संबंध नहीं रखता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे हम चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसे आप लोग एकदम जबान पे रट लीजिएगा, पेपर में आता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए दार्शनिक की, ऑप्शन नंबर बी मित्र की, ऑप्शन नंबर सी कार्य सहभागी की, ऑप्शन नंबर डी अनुदेशक की। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हम आप लोग को इस 30 क्लास में केवल कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट प्रोवाइड करने का मेरा मेन उद्देश्य है। आप लोग इसे जज मत करिएगा कि हम सर आप इतने फास्ट चल रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग इसे केवल कंटेंट एक्सेप्ट करिएगा 30 क्लास में। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे, आप लोगों को एहसास होगा कि इस कंटेंट में कितना दम था, जो आज हमको प्रैक्टिस करने में कितना हेल्प कर रहा है। तो इस 30 क्लास को मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिएगा, ताकि इस 30 क्लास को देने के बाद आपको प्रैक्टिस जो देंगे तो आपको फील होगा कि जो कंटेंट हम पाए हैं उस कंटेंट से ही प्रैक्टिस किसी भी जगह किसी भी चैनल पर करवाई जाती हैं। जो हम इस कंटेंट को बनाते हैं उसमें पूरे दम से बनाते हैं, ताकि आप लोगों को इस 30 क्लास में कम समय में ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल दे दें, ताकि आप लोग 2023 का यूपी टेट क्लियर कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।